जय हिंद साथियों। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। तो साथियों, इस समय यूपीपी की वैकेंसी आ चुकी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पद। तो साथियों, इसमें करना क्या है कि 60,000 प्लस वैकेंसी है, तो इसमें जी जान लगा करके मेहनत करना और एक वैकेंसी अपने नाम की इसमें लेना है आपको। तो साथियों, उसके लिए मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, जीएस है, हिंदी है, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है, तो इसके लिए आपको रात दिन सुबह शाम नहीं देखना है कि कब दिन है, कब सुबह है, कब शाम है। बस लगातार मेहनत करना है और एक वैकेंसी अपने नाम की आपको लेना है। तो साथियों, जैसे हम दिल्ली सल्तनत को पढ़े थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली। तो साथियों, आज हम मुगल वंश शुरू करते हैं, मुगल वंश के बारे में जानेंगे। तो साथियों, बाबर ने पहले क्या किया, समरकंद को जीतने का प्रयास किया। समरकंद को जीत नहीं पाया, लेकिन उसी बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी, जिसने 300 प्लस साल तक भारत में राज किया। तो साथियों, देखेंगे बाबर के बारे में। मुगल काल के बारे में 1526 से 1857 की क्रांति तक चला। बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। तो साथियों, मुगल वंश को हम बाबर का कार्यकाल देखेंगे, तो बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 तक कार्यकाल रहा। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हरा करके, ये ऐसा दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया इब्राहिम लोधी। तो बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी। बाबर जो फरगना राज्य के उमर शेख मिर्जा, इसके बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और बाबर की माता का नाम था कुतुलुग निकाल खानूम। जो इसके पिताजी थे वो तैमूर वंशज थे, यानी कि कहने का मतलब साथियों, जो उमर शेख मिर्जा थे वो तैमूर वंशज थे। और उसके बाद जो इसकी माताजी थी कुतुलुग निकाल खानूम, ये मंगोल वंशज थी। मंगोल वंश का मतलब चंगेज खां के वंशज थी। तो बाबर क्या करता था कि ये मंगोल वंशज की बुराई करता था और अपने आप को तैमूर वंशज मानता था। क्या मानता था? तैमूर वंशज। तो साथियों, मुगल वंश का संस्थापक बाबर, जिसका वास्तविक नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब साथियों, हम आगे देखेंगे कि इसका जो वास्तविक नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ। 14 फरवरी 1483 को फरगना के एक छोटे से राज्य में बाबर का जन्म हुआ। फरगना के एक छोटे से राज्य में बाबर का जन्म हुआ, जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में पड़ता है साथियों। तो 1494 में क्या है कि बाबर के जो पिता थे, क्या थे? उमर शेख मिर्जा, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाबर 11 वर्ष की उम्र में शासक बन जाता है, बहुत अल्प आयु में शासक बन जाता है। तो फिर ये क्या करता, जब शासक बनता है तो 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बनता है। उसके बाद 1494 में क्या करता है? समरकंद को जीतने का प्रयास करता, लेकिन असफल रहता। क्या रहता? असफल। समरकंद को 1494 में जीतने का प्रयास करता, परंतु असफल रहता। फिर उसके बाद क्या करता है कि 1497 में ये समरकंद को जीत जाता है। 1497 में क्या करता है? समरकंद को जीत जाता है। समरकंद में कुछ दिन शासक करता, फिर समरकंद को खो देता है। अब देखिएगा, ये क्या किया कि 1497 में समरकंद को जीता और 100 दिन के लिए शासक बना। कितने दिन के लिए? 100 दिन के लिए शासक बना। फिर पुनः खो देता है समरकंद को। फिर क्या करता है? 1501 में इसने पुनः समरकंद को जीता और 8 महीने तक, लगभग
8 महीने तक शासन किया। कितने महीने तक? 8। तो जब पहले जीता तो केवल 100 दिन तक शासन किया, जब पुनः दोबारा जीता तो इसने क्या किया? 8 महीने तक शासन किया। उसके बाद इसने क्या किया? समरकंद तक शासन किया और फिर 1504 ईस्वी में 1501 में इसने समरकंद को पुनः जीता और 1504 ईस्वी में इसने काबुल और गजनी को जीता। काबुल और गजनी को जीता और काबुल और गजनी को जीतने के बाद इसको 1507 ईस्वी में इसने पादशाह की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? पादशाह की उपाधि 1507 ईस्वी में इसने, बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की। अब आगे क्या होता है साथियों कि 1511 ईस्वी में एक बार पुनः समरकंद पर आक्रमण करता। भाई जीता फिर खो दिया, तो पुनः एक बार समरकंद पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया साथियों। देखो कोई भी चीज है साथियों, सफल इंसान का बहुत बड़ा अतीत होता जिस पर नजर किसी की नहीं होती। कहते ना कि तुमने मेरा अतीत नहीं देखा, मेरी मेहनत, मेरे कांटे, मेरे पैर के छाले नहीं देखे, तुमने सिर्फ क्या देखा है? देखा है कि कामयाब हो गए हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत लंबा अतीत होता जिस पर नजर किसी की नहीं जाती। बस क्या लोग देखते हैं? सफलता देखते हैं। तो कहते हैं ना, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो आपको प्रैक्टिस करना है, लगातार मेहनत करना है और तभी आप सफल हो सकते हो। तो साथियों इसने क्या किया? 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की और 1511 ईस्वी में एक बार पुनः समरकंद को जीतने का प्रयास करता और 1512 में क्या होता है? फिर खो दिया। 1511 में प्रयास किया, जीता, फिर खो दिया 1512 में समरकंद को। फिर इसने क्या किया? मध्य एशिया में असफलता के बाद, मध्य एशिया में जब असफलता मिल रही इसको, तो इसने क्या किया? भारत की ओर बढ़ना शुरू किया। किसने? बाबर ने। बाबर ने ही मुगल वंश की नींव भारत में रखी। तो इसने क्या किया साथियों? असफलता के बाद वह भारत की ओर बढ़ा। किसकी ओर बढ़ा साथियों? भारत की ओर बढ़ा। अब भारत में इसके अभियान देखते हैं। बाबर का भारतीय अभियान, इसने 1519 ईस्वी में भारतीय सीमा, यानी 1519 ईस्वी में इसने भारतीय सीमा बाजौर और भेरा पर आक्रमण किया। कहाँ किया? क्षेत्र पड़ता है बाजौर और भेरा को जीत लिया, आक्रमण किया और बाजौर और भेरा को, जो बाजौर और भेरा क्षेत्र पड़ते हैं, इस पर कब्जा कर लिया। कब? 1519 ईस्वी में। और 1519 ईस्वी में पेशावर को भी जीत लिया, जो पाकिस्तान में पड़ता है, पेशावर क्षेत्र को भी जीत लिया। 1520 ईस्वी में इसने भेरा और उसके बाद बाजौर, भेरा और पंजाब के सियालकोट जो कि पाकिस्तान में हिस्सा पड़ता है, उस पर भी ये अधिकार कर लिया। यानी बाजौर, भेरा को तो जीता ही और पंजाब के सियालकोट पर भी आक्रमण करके उसको भी अपने कब्जे में ले लिया बाबर ने। अब देखते हैं साथियों कि 1524 ईस्वी में इसने क्या किया? लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश क्षेत्र को क्या किया? बाबर ने कब्जा करके जीत लिया और उस पर अपना कब्जा जमा लिया कि हमने इसको जीता है। तो देखो बाबर का संघर्ष कहाँ से? सबसे पहले समरकंद को जीता, फिर खो दिया, फिर जीता, फिर पुनः 8 महीने के लिए शासन किया। तो ऐसे करके धीरे धीरे पंजाब के सियालकोट, बाजौर, भेरा पर आक्रमण किया, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लिया और फिर पंजाब के जो अधिकांश क्षेत्र हैं लाहौर सहित लगभग बाबर का कब्जा हो गया। अब बाबर का सबसे पहला युद्ध जो माना जाता है, जिस पर इसने इसके बाद मुगल वंश की नींव रखी, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। तो इस युद्ध में इसने तुगलमा युद्ध नीति का अपनाया। तुगलमा नीति क्या है? युद्ध नीति, क्योंकि ये जैसे अर्धचंद्राकार शेप में
सेना को रखता था, तो सामने की सेना केवल लड़ती थी और बाकी जो अर्धचंद्राकार सेना थी वो चारों तरफ से सेना को घेर लेती थी। पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत नामक स्थान पर लड़ा गया 21 अप्रैल 1526 को। बाबर की जीत होती है, बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है। ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। तो साथियों, जब ये युद्ध स्थल में मारा गया तो अब देखिए इसमें भी षड्यंत्र है, क्योंकि हमेशा अपनों से ही धोखा होता है। क्योंकि इसको निमंत्रण किसने दिया था? देखिए साथियों, इसने जब पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए बाबर को निमंत्रण किसने भेजा? पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी, पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने, और उसके बाद इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी तथा मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने इसको युद्ध का निमंत्रण दिया कि आओ और इब्राहिम लोदी को हरा करके अपना धन वन लूटो लेकर के चले जाओ। लेकिन बाबर की महत्वाकांक्षा क्या थी कि वो धन लूटने नहीं आता था, वो चाहता था कि हम भारत पे आक्रमण करके भारत को जीत करके यहाँ का शासक बनो। अब देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर, देखो इब्राहिम लोदी के पास सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन बाबर के पास क्या थी कि तोपजी थे, मतलब तोपे थी। तो भाई जिसके पास टेक्नोलॉजी है जीतेगा तो वही ना। तो बाबर ने क्या किया, दो इसके तोपजी थे, अली और मुस्तफ़ा खां। अली, दो तोपजी थे, मोहम्मद अली और मुस्तफ़ा खां। तो मुस्तफ़ा और मोहम्मद अली खां ये दोनों क्या थे? इनके तोपजी थे। इन्होंने तोपों का प्रयोग किया। अब तोप के गोला दगे तो जो इब्राहिम लोदी की सेना के हाथी घोड़ा थे इसी की सेना को रौंदते हुए इधर निकले और तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। चारों तरफ से अर्धचंद्राकार में तीनों तरफ से घेर करके चारों तरफ से सेना को ढक लिया और सामने की सेना केवल लड़ती रही। तो इस प्रकार बाबर की जीत हुई और बाबर ने जब यह युद्ध जीता तो बाबर ने जनता के बीच में चांदी के सिक्के बंटवाए, चांदी के सिक्के बंटवाए और शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के। तो पेपर में पूछे जा सकते हैं कि शाहरुख नाम के सिक्के किस शासक ने बंटवाए? तो इसने पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए, जिस कारण बाबर को कलंदर की उपाधि दी। जनता ने किसकी उपाधि दी? कलंदर या दानी की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? कलंदर या दानी की उपाधि। जैसे बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े? जैसे इसमें है कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया और खानवा का युद्ध हो गया, चंदेरी का युद्ध हो गया और घाघरा का युद्ध हो गया। बाबर आया, खाना खाया, चाय पिया और घर चला गया। यानी कि पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। उसके बाद बाबर का इतिहास हम जानेंगे, कैसे कैसे मुगल वंश की नींव डाली। फिर उसके बाद मुगल वंश में हुमायूं को पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे, अकबर को पढ़ेंगे, जहांगीर को पढ़ेंगे, शाहजहां को पढ़ेंगे, औरंगजेब को पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तर मुगल के छोटे छोटे शासक, उसके बाद फिर अंग्रेजों का शासन आ जाता बहादुर शाह जफर के बाद। तो साथियों, ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए हमारे प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो साथियों, मेहनत, किताबें सपनों को सजाती हैं, किताबें सपनों को सजाती हैं। किताबों से बच्चों को जोड़ो, दिखावे में इधर उधर मत भटको, दिखावे में इधर उधर मत भटको, पढ़ाई की ओर अपना रुख मोड़ो। कहते ना कि जिस मिट्टी की कोई पहचान नहीं होती उसकी तुम शान बढ़ा देते हो। तुम मेहनत करने वाले हो, पत्थर को भी भगवान बना देते हो। जय हिंद साथियों। तो साथियों, हम पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ चुके। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया और बाबर की जीत हुई, मुगल वंश की नींव रखी। अब देखिए साथियों, खानवा के युद्ध 16 मार्च 1527 को, 16 मार्च 1527 को
किसके विरुद्ध किया? राणा सांगा के विरुद्ध। राणा सांगा ने भी युद्ध का निमंत्रण दिया था बाबर को। तो बाबर ने कहा जो राणा सांगा है इसको हराने में इसको काफ़ी कठिनाई हुई, क्योंकि ये बहादुर शासक था, जबकि इब्राहिम लोदी एक डरपोक शासन था। तो बाबर ने क्या किया? 16 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में राणा सांगा से युद्ध किया, और इसने क्या किया? जो एक तगमा नाम का टैक्स था, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए, खानवा के युद्ध में बाबर ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए तगमा नाम का एक टैक्स पड़ता था, उसको समाप्त कर दिया। तगमा नामक टैक्स को खत्म कर दिया बाबर ने, और मदिरा शराब पीने से मना किया, और जिहाद का नारा दिया, धर्म के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया, और बाबर की जीत हुई। खानवा के युद्ध में बाबर की जीत हुई। इसने मदिरा शराब पीने से मना किया, तगमा नामक टैक्स को समाप्त किया, और इसने क्या किया? जिहाद का नारा दिया। बाबर की जीत हुई। और खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने, पूछा जाता है पेपर में कि खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो किसकी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि धारण की। पहले किसकी उपाधि धारण की थी पानीपत में? कलंदर दानी की उपाधि जनता ने दिया था, क्योंकि चांदी के सिक्के, शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के बंटवाए थे। बाजौर भेरा सियालकोट के जीतने के बाद 1507 में क्या किया? इसने पादशाह की उपाधि धारण की। 21 अप्रैल 1526 को जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीता तो जनता में इसने चांदी के सिक्के बंटवाए, तो जनता ने इसे कलंदर दानी की उपाधि दी। तो साथियों, इसमें क्या हुआ कि जब राणा सांगा को 16 मार्च 1527 को इसने खानवा के युद्ध में हरा दिया बाबर ने, तो इसने गाजी की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? गाजी की। अब उसके बाद देखेंगे साथियों, अब चंदेरी का युद्ध हुआ। 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ। मेदिनी राय के विरुद्ध हुआ। तो अब इसने क्या किया? जब यह युद्ध जीत जाता है, बाबर युद्ध जीतने के बाद मेदिनी राय की 2 पुत्रियों को, अपने 2 पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट कर देता है। बाबर जब मेदिनी राय को युद्ध में हरा देता है तो उनकी 2 पुत्रियों को, अपने पुत्र हुमायूं और हुमायूं और कामरान को क्या करता? भेंट कर देता। कौन? बाबर मेदिनी राय की 2 पुत्रियों को, हुमायूं एवं कामरान को भेंट कर देता है। अब साथियों, कौन सा युद्ध बचा है बाबर का? घाघरा का युद्ध, जो अफगानों के विरुद्ध लड़ा गया। किसके विरुद्ध लड़ा गया? अफगानों के विरुद्ध। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को बिहार एवं अफगान की संयुक्त सेना, बिहार एवं अफगान की संयुक्त सेना को बाबर ने पराजित किया। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को बिहार एवं अफगान सेना जो थी, बिहार और अफगान की संयुक्त सेना को बाबर ने पराजित किया, और ये अफगानों का पूरी तरह सफाया नहीं कर पाता है। और यही बच्चे अफगान बाद में हुमायूं के लिए, इनके पुत्र हुमायूं के लिए सबसे बड़ी समस्या बनती है, जिसमें शेर खां और शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। तो देखिए साथियों, इसका जो बाबर का युद्ध लड़ा, घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में, तो इसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया। बाबर की जीत हुई। महमूद लोदी ने नेतृत्व किया, बाबर की क्या हुई? जीत हुई। और जब बाबर की जीत हुई तो अब क्या हुआ कि कंफर्म हो गया कि भारत में अब ये अस्थायी रूप से रहेंगे। उसके बाद 48 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 1530 को, 48 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती। तो बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, फिर बाबर के द्वारा चुने गए स्थान काबुल, कहाँ दफनाया गया? बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में इसके चुने गए स्थान काबुल पे इसको दफन किया गया। इसको कहाँ दफनाया गया? बाद में काबुल में दफनाया गया, जो इसके द्वारा स्थान चुना गया था। बाबर की आत्मकथा जो हम तुजुक ए बाबरी के नाम से जानते हैं, बाबर की आत्मकथा क्या थी? तुजुक ए बाबरी, जिसका
तुर्की में रचना की गई थी। किसमें? तुर्की में रचना बाबर ने किया था, जिसका बाद में फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया। किसने किया? फारसी भाषा में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया। यही किसके नाम से जानी गई? बाबरनामा के नाम से जानी गई। कौन सी पुस्तक थी? तुजुक ए बाबरी, जो पहले तुर्की भाषा में बाबर ने लिखा और उसके बाद इसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने किया, जो कि बाबरनामा नाम से जानी गई। अब बाबर के जो पुत्र हैं, फिर उसके बाद बाबर के पुत्र कौन शासक बनता? हुमायूं बनता। तो इसके पिता जो बाबर था, इसने कहा था कि तुम दिल्ली और आगरा के शासक रहना, दिल्ली पर तुम्हारा अधिकार रहेगा, लेकिन अन्य जो क्षेत्र हैं अपने भाइयों को बांट देना। तो ये अपने पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करता। तो अगला शासक साथियों हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो साथियों ऐसी ही क्लासें देखने के लिए हमारे प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर यह जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। अभी न पूछो कि हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। न हारे हैं न हारेंगे, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जिम्मेदारियां अपना शहर छोड़ने पर मजबूर करती हैं, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। कुछ गैर ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, कुछ अपने ऐसे मिले जो मुझे गैर मतलब बता गए। रिश्ते बनाना जैसे मिट्टी से मिट्टी में मिट्टी लिखना, रिश्ते निभाना जैसे पानी से पानी में पानी लिखना। रिश्ते और पौधे दोनों ही एक जैसे होते हैं, लगातार भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते। अगर एक अच्छा पेंसिल बनकर किसी की खुशी नहीं लिख सकते हो, तो एक अच्छा रबर बनकर किसी का दुख जरूर मिटा सकते हो। किसी एक इंसान की मदद करने से दुनिया तो नहीं बदलने वाली, लेकिन आप जिस इंसान की मदद करोगे उसकी दुनिया जरूर बदल सकती है। अच्छे के साथ अच्छा बने, पर बुरे के साथ बुरा नहीं। कोई आपका बुरा करे वो कर्म उसका है, आप किसी का बुरा ना करो वो धर्म हमारा है। खुशियां हमेशा चंदन की तरह होती हैं, दूसरे के माथे पे लगाओ तो अपनी भी उंगलियां महक जाती है। किताबें सपनों को सजाती हैं, किताबों से बच्चों को जोड़ो। दिखावे में इधर उधर मत भटको, पढ़ाई की ओर अपना रुख मोड़ो। कहते हैं ना, जिस मिट्टी की कोई पहचान नहीं होती उसकी तुम शान बढ़ा देते हो। तुम मेहनत करने वाले हो, पत्थर को भी भगवान बना देते हो। तो साथियों लगातार प्रयास करना है। कहते नहीं, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर होत निशान। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद हैं। आपके अलावा दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। इसके लिए आपको स्वयं ही मेहनत करना पड़ेगा। जय हिंद साथियों।